हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 30 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत चांसेस हैं, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जो आपका 3 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है इसमें देखने को बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से मिल सकते हैं। ठीक है, और ध्यान देना है कि अगर इसमें से अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिला तो पैटर्न तो यही रहेगा। पैटर्न जो तुम्हारा क्वेश्चन का है यही रहेगा, बस डाटा चेंज हो सकता है। इसका गारंटी मेरे पास है कि पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन में डाटा हो सकता है वो चेंज हो सकता है कि 10 की जगह पे 20 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है, बट पैटर्न यही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा हाँ, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। इस पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं, है ना, मतलब इसका शून्यक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 27, है ना। अगर उसको यहाँ पे लिखें पी एक्स, यहाँ पे 0 से इक्वेट कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर 27 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर होगा प्लस माइनस रूट में 27। ठीक है, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3 गुने 3 जब भी 2 का यहाँ पे बनेगा साथ में एक बाहर होगा रूट में, है ना, तो रूट में अंदर एक 3 रह गया, यानी 3√3 हो गया प्लस माइनस में इसका शून्यक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना कि भाई एक्स एक्सिस को, मान लो ये एक्स एक्सिस है, 3 बार कोई ग्राफ कट कर रहा है। तो जब 3 बार कट कर रहा है तो यानी कितना एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतने ही ना शून्यक होता है। तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा एक्स एक्सिस को उतना ही शून्यक होगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो ये अनंत हो जाएगा, डी नंबर अनंत। चलिए अगला कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, है ना, तो इसका डी हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 2। ठीक है, कोई भी ले लो ना, 4 6 निकाल के देखो, 12 14 निकाल के देखो, 2 ही आएगा। चलो अगला कह रहा है दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, तो इसका सी हो जाएगा अनगिनत। देखो एक्स को चेंज करते जाओ वाई भी तुम्हारा वही मिलते जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एक्स को जितना बार तुम चेंज करोगे ना, जितना बार अलग अलग मान लोगे, वाई अलग अलग मिलता जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। कह रहा है कि अगला सवाल में असंगत समीकरण उग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, तो ये होता है बी समानांतर, इनकंसिस्टेंट में। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट जब भी कंडीशन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल लाइंस, ध्यान रखना, समानांतर से जो आपका यहाँ पे रेखाएं हो जाएगा असंगत समीकरण के लिए। चलिए अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वैल्यू को उठा के पुट करो, जो यहाँ पे 0 के बराबर बना रहा है इसको वही इसका मूल हो जाएगा। सी को उठा के देख लीजिएगा और यहाँ पे रख के देखिएगा 0 ही आएगा। देखोगे ना, ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का घात 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 6, और इसमें अगर माइनस वाला में देखें तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 6 घटा 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। यानी क्या कह रहा है ना कि मान लो एक्स और वाई दो लगातार जो है वो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो अगर हम जोड़ें तो 290 के बराबर होगा। ठीक है, ये निकालना है हमको, तो इसका आंसर डी होगा। देख लीजिएगा निकाल करके कि 11 का स्क्वायर कीजिएगा और अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है ना, दोनों को जोड़ने पे ये 290 ही आएगा, तो डी हो जाएगा। बस ऐसे निकाल देना है, काम खत्म। क्या निम्नलिखित में कौन एपी में है। ठीक है, तो एपी में होने के लिए क्या जरूरत होता था कि जो उसका सार अंतर है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला में देखें तो 4 में से 2 किए घटाएं तो यहाँ पे 2 आया, और 8 में 4 घटाएं तो ये 4 आया, तो 2 और 4 तो आपस में बराबर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा निकालिएगा, देखिएगा बराबर नहीं आएगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, 2 और 6 तो बराबर होता नहीं है।
सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा कि भाई -6 में अगर हम लोग -10 को घटाएं तो कितना होगा, -6 माइनस माइनस प्लस में 10 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग निकाल -2 में -6 को घटाएं तो -2 माइनस माइनस +6 हो गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, देख सकते हैं बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल अलग है कि 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान है। तो देख सकते हैं ये दिख रहा होगा कि AP है, सब में 3 जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म मिलते जा रहा है। चलो AP मिल गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, पहला पद 1 है, सार्व अंतर यहाँ पे 3 है, 18वां पद निकालने बोल रहा है, मतलब A18 निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग कि A + 17D हो जाएगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D होता है ना, बस इसी में लगा दी, फॉर्मूला रखा दी, खत्म हो गया। ए का यहाँ पे मान 1 है, 17 गुने डी का मान 3 है, कितना हो गया, 17 × 51, 51 और 1 52 हो गया, खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 11 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। चलिए इसके लिए समझिए पहले थ्योरम। कहता है कि मान लो अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे ABC दिया हुआ है ऐसा, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ मान लो कि दिया हुआ है DEF, और दोनों समरूप है। कैसे समरूप है कि ये इसके समरूप है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ध्यान रखिए। तो क्या होता है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे होता है क्या कि अगर हम लोग एरिया निकालें ABC का और उसको भागा दें एरिया DEF से, ठीक है, तो ये हमेशा होगा बराबर AB² बटा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड था D का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर, और ये बराबर होगा BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया का अनुपात दिया हुआ है 16/9, और ये बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा D के स्क्वायर के, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, AB बटा DE का जो स्क्वायर है वो आ गया 16/9, और यहाँ से कह सकते हैं कि AB बटा जो DE होगा वो कितना होगा, रूट में 16/9, और रूट में 16 किए तो 4 आया, 9 का रूट लिए 3 आया, और यहाँ पे हो गया 4/3, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो इसके लिए एक फिगर बना के बताते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे फिगर समझाते हैं, फिर समझ में आ जाए शायद आपको अच्छे से। यहाँ पे अगर हम लोग एक समचतुर्भुज बनाएं ऐसे, मान लो ये समचतुर्भुज है और ये इसका एक विकर्ण रहा, ये इसका दूसरा विकर्ण रहा, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है ना कि जब हम लोग समचतुर्भुज लेते हैं तो उसका जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब आपको दिया हुआ है मान आपको दिया हुआ है कि ये 6 सेंटीमीटर छोटा वाला था, यानी इधर 3 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। बड़ा वाला यहाँ पे 8 था, मतलब इधर 4 होगा, इधर भी 4 होगा, और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये चाहिए तो नहीं लगता कि 3² और 4² को जोड़ दो, काम हो जाएगा, है ना। साथ ही इसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस, तो कितना हो गया 9, और ये हो गया 16, 16 9 25, रूट में 25 का हो जाएगा 5, कितना आंसर हो जाएगा, C नंबर। समझ में आ गया, बस काम खत्म। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं। कह रहा 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B मूल, 13 का हो जाएगा B मूल। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि y अक्ष से 5 इकाई उगम और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक हैं। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y जो अक्ष है उससे 5 इकाई दूर x एक्सिस पर, मतलब ये x एक्सिस यहाँ पे है ना, तो इसी के ऊपर में एक पॉइंट है, तो इस पे पॉइंट तो 5,0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि साइन A 3/4 है, तो कॉसेक A क्या होगा, तो उसका 3/4 का उल्टा 4/3 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है सेक A + tan A × 1 - sin A किसके बराबर है।
सिंपल सा सेक ए क्या लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस टेन ए क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए, है ना, और साथ में क्या है 1 माइनस में साइन ए, कुछ ना करना एलसीएम लो, क्या हो गया कॉस ए ऊपर हो गया 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए और साथ में क्या है 1 माइनस में साइन ए, है ना। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, नहीं लग रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो अगर जब लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और नीचे में है कॉस ए। फॉर्मूला जानते हो ना कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये तो 1 होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए है, कॉस ए से कॉस ए कटा 1 बचा कॉस ए, यानी आंसर क्या आ गया बी, आंसर बी आ गया। ठीक है, अगला देखो कह रहा टेन ए रूट थ्री है तो ए का मान क्या होगा, देखिए टेन ए रूट थ्री है तो ए इक्वल टू 60 डिग्री पे तो रूट थ्री देता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है ना कि मान लीजिए एक यहाँ पे खंभा है, ठीक है ए बी, यहाँ पे एक खंभा है ए बी और उसका छाया बन रहा है यहाँ पे बी सी, और साथ कह रहा है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ठीक है, अगर इसको ए सी को ज्वाइन कर दें तो यही तुम्हारा हो जाएगा यूनियन कोण, जो यहाँ पे ए एंगल बनेगा थीटा। अब खुद बताओ टेन थीटा क्या होता है ए बी बटा बी सी, और ए बी और बी सी आपस में बराबर है तो जब इसको भागा देंगे तो 1 ही आएगा, यानी टेन थीटा यहाँ पे 1 हो रहा है, तो थीटा के किस वैल्यू पे 1 देता था टेन, याद है 45 डिग्री पे, सही सोचे 45 डिग्री पे। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा इसका यूनियन कोण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनो अगला, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, इसमें थोड़ा सा स्टार लगा लो क्योंकि ये थोड़ा सा है समझने लायक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा स्टार लगा लो, अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या करना है। देखो ये ना वर्ड से फंस जाओगे, इसमें जो तुम्हारा सेंटेंस लिखा हुआ है ना इस पर फंस जाओगे वर्ड से। कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो अर्धवृत्त बना यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इसका डायमीटर है, ठीक है व्यास, उस पर इसको लेकर के अगर हम लोग कहीं पे भी बनाए ना सर्कल में एंगल, तो ये हमेशा राइट एंगल बनता है। कहीं पे तुम बना लो, चाहे कहीं पे भी बना लो, कहीं भी ले लो, ये हमेशा राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये अच्छा सवाल है, इसे भी स्टार लगा लो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा सुनो, कह रहा 2 सर्कल है, ठीक है, और जो दोनों जो केंद्रों के बीच का दूरी है उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है। इसका मतलब नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या तुमको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि दोनों जो सर्कल है, जो वृत्त है, एक दूसरे को छू रहा है ऐसे। ठीक है, तब ना इसका जो त्रिज्या होगा R1 और इसका जो त्रिज्या होगा R2, दोनों को जोड़ेंगे तो उसके केंद्रों का बीच का दूरी आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा हमसे यहाँ पे ये जा रहा है कि इसके बीच तीनों के जो मतलब क्या जा रहा है कि कितना यहाँ पे इन दोनों का स्पर्श रेखा होगा। तो ध्यान दीजिए, एक स्पर्श रेखा तो जो इसके बीचों बीच पार होगा, बीचों बीच पार होगा, दिख नहीं रहा है अच्छे से, मतलब लग नहीं रहा है पार हो रहा है बीच में से, लेकिन समझ लेना कि पार हो रहा है। चलो एक ही स्पर्श रेखा हो गया, 2 और बनेगा, देखो एक ऐसे टच करता हुआ जाएगा और एक ऐसे टच करता हुआ जाएगा, दिखा, तो टोटल 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टोटल कितना बनेगा 3। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जिह्वाएं आपस में समान होती हैं। याद रखिए, याद रखिए सबको कि समान हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 गोले के आयतन 8:27 दिया हुआ है, कह रहा है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो आयतन होगा V1 V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V1 V2 से अगर रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे आयतन क्या आ गया 8/27 है। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, और इसको R1 नाम से देते हैं, और नीचे में हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया,
ठीक है। अब यहाँ पे आ गया R1/R2 का क्यूब और ये दिया हुआ 8/27 यानी R1/R2 कितना आ गया 2/3 है ना। R1/R2 2/3 आ गया, लेकिन अभी ये नहीं चाहिए, A1/A2 चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला 4 पाई R1 का स्क्वायर बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, R1/R2 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 2/3 का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी रेशियो कितना आया 4:9। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन यहाँ पे हो गया डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, कह रहा है यहाँ पे किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या है। ठीक है, निकालते हैं। क्या कह रहा है कि एरिया जो दिया हुआ है 144 पाई है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर, ये दिया हुआ है 144 पाई। पाई से पाई कटा, 4 से 144 कटा 36 बार में, तो R स्क्वायर यहाँ पे हो गया 36, तो कह सकते हैं R हो गया कितना 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता है। देखो चीत जो, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बार आ सकता है चीत, एक बार पट, तो चीत का जो प्रायिकता निकालना है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चीत कितना बार आया एक बार, टोटल कितना है 2, यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, याद रखिएगा सब चीज़, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला सवाल कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम लोग पासा को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सम संख्या कितना बार आएगा, सम संख्या कितना बार आएगा, तो 3 बार, 1 2 3। तो जो प्रायिकता होगा सम संख्या का, इवन नंबर का, वो कितना हो जाएगा, कितना बार आया है इवन नंबर, तो 3 बार। टोटल कितना बार नंबर आया है, तो 6 बार, तो 3/6 हो गया, 1/2। यहाँ पे प्रायिकता हो गया 1/2, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 27 नंबर कह रहा है कि भाई यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है, ये समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताओ। ध्यान दो, इसको स्टार लगा लो और इम्पोर्टेंट भी लगा लो। सुनो, क्या है ना कि अगर ABC अगर AP में है तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहता है कि जो बीच वाले का दोगुना कर दो, ये बराबर होता है बाकी दोनों के सम के। ठीक है, बीच वाले का दोगुना ये बाकी जो दोनों है ना उसके सम के बराबर होता है। लगा दो वही चीज़, क्या हो जाएगा, 3x का गुना किया 2 से, बराबर हो जाएगा यहाँ पे x + 2 प्लस में 4x + 1। देखो यहाँ पे इतना आया, 3 दूनी 6x आया, बराबर 4x और 1x 5x हो गया, साथ में 2 और 1 को जोड़ें तो 3 हो गया, और 6x है इधर माइनस में करेंगे है ना, साथ में हो जाएगा बराबर में 3। 6 में से 5 घटा तो x बचा, x आ गया हम लोग का यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी नंबर, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखो। अगला यहाँ पे कह रहा है कि इसका बहुलक निकालना है, जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। गिन के देख लो, 2 3 बार है, बाकी सब 1 बार है, तो यहाँ पे 2 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला देखो, कह रहा है यहाँ पे इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है कि जो इसमें दिया हुआ डाटा उसको पहले लिखो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। क्या हो जाएगा 7 9 1 सेकेंड 7 8 7 8 7 8 9 10 11 12 15। अब इसमें जो बीच में आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ बीच में 10 है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा इसका माध्यिका, यानी 30 का ए। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।